Hello, my lovely CS executive students. This is Professor Swapnil Jadhav. Welcome you all in today's पेपर एनालिसिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग डायरेक्ट टैक्स जो आपका रिसेंट पेपर हुआ उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। ऑब्जेक्ट यही है कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको असेस करने के लिए इंस्टीट्यूट का अभी तक सजेस्टेड आंसर्स नहीं आए। जब भी मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा था दैट टाइम आई रियलाइज दैट कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट का जब भी सजेस्टेड आंसर इशू किया जाएगा वहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत वैरी हो सकते हैं। तो मैं जब भी तुम लोग को डिस्कस करूंगा तभी मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे आंसर्स मल्टीपल मतलब बोलते हैं ना अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। दैट आई विल लेट यू नो इन दैट रेलेवेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते। डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 था देवा बीइंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब ये रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन था। So Deva being person of Indian origin came to India on 5th June 2022 and he was in India till 31st March 2023. So 5th June को आया till 31st March 23 he was in India only. His income in India from business up to 31st March 17 lakh rupees है। Now 17 lakh rupees है and income in Australia for the same period is 20 lakh rupees है। He visited India every year for 100 days, stay for last 10 years. What you have to find out? What is the residential status for the assessment year 2024? So let's find out guys. सबसे पहले 5 जून को वो इंडिया में आया और 31 मार्च 23 तक वो इंडिया में है। तो अगर मैं जून से लेके 31 मार्च के डेज काउंट करूं सो जून के केसेस में 30 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज जून 26, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, December 31, January 31, February 28 and March में till 31st March he was in India। इसके लिए 31st March आएगा। So if I take a total 26 plus 31 plus 31 plus 30 plus 30 plus 31 plus 30 yes around 300 days आ रहा है। या तो फिर आप उल्टा भी रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब 5 जून को वो इंडिया में आया इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 4 जून तक वो आउटसाइड इंडिया है। वैसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अभी 1 अप्रैल से लेके मतलब 30 दिन अप्रैल के, मई 31 और जून 4 मतलब 65 डेज आउटसाइड इंडिया है। तो 365 में से अगर 65 डेज आउटसाइड इंडिया है मतलब रिमेनिंग 300 डेज इज इन इंडिया। सो इधर आप ये मेथड से भी नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन कर सकते थे या तो फिर आउटसाइड इंडिया में से टोटल नंबर ऑफ डेज में से आउटसाइड इंडिया माइनस करते तो भी आपको इंडियन डेज मिल जाते। कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन इज 300 डेज असेसी इंडिया के अंदर है। तो सबसे पहले सेक्शन 6 के हिसाब से कहने से असेसी 182 डेज से ज़्यादा है। सो 180 से ज़्यादा मतलब असेसी क्या बन गया? रेसिडेंट। तो जैसे ही रेसिडेंट बना मतलब जो बाकी के ऑप्शंस है नॉन रेसिडेंट, डीम रेसिडेंट, ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी अपने को चेक करना पड़ेगा कि असेसी इज RNOR या R बट NOR। नाउ वंस असेसी रेसिडेंट OR NOR चेक करने के लिए हम लोग एडिशनल कंडीशन अप्लाई करते हैं। एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन थे। फर्स्ट वाला ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर मोर देन 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 100 डेज एवरी ईयर वो इंडिया में स्टे कर रहा है। सो लास्ट 7 ईयर्स का अगर बात करूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट कम्स टू 700 डेज। मतलब कहने से एडिशनल कंडीशन में वो 730 डेज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर 730 डेज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका स्टेटस जो है वो R तो हो गया बट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसके से इसका स्टेटस क्या बन जाएगा? इस NOR। सो इस एग्जांपल में आपका फाइनल आंसर होगा R बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर किसी स्टूडेंट ने सर वो जो अमेंडमेंट आया था 15 लाख से ज़्यादा वाला इनकम वाला अगर वो प्रोविजन भी अप्लाई किया तो भी ये करेक्ट आता। जैसे एग्जाम्पल अगर आपका इंडियन सोर्सेस का इनकम मोर देन 15 लैक्स है, इंडियन सोर्सेस का इनकम मोर देन 15 लैक्स है और अगर आप इंडिया में मोर देन 120 डेज हो एंड प्रीवियस 4 साल में भी मोर देन 365 डेज हो तो भी आप इंडिया के क्या बन जाते हो? R बट NOR बन जाते हो। सो दोनों भी केसेस में आंसर अलग नहीं है। अगर आप दोनों भी वे से सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम ही आता। ऑप्शन डी दैट इज R बट NOR। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग ने JKC के मटेरियल से भी किए थे प्लस एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको क्लासेस में करवाए गए थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर देगा गाइस R बट NOR। लेट्स मूव एट क्वेश्चन नंबर 2। Sanathanam is employed as a general manager of Great Limited. The employer gave motor car for official use. क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है द कार इज गिवन फॉर ऑफिशियल यूज। आगे द एंटायर एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉय ₹27,500। द कार इज एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल पर्पस। अगर कार एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस है तो याद करो एक मोटर कार का आपको क्लास में मैंने एक बड़ा चार्ट तुम लोग को लिखवा के दिया था। इफ कार इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस इसमें छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी फर्क ही नहीं पड़ता सर। अगर कार ऑफिशियल पर्पस के लिए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर किलोमीटर? नील ओनली।
इसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा बिकॉज देयर इज नो पर किड्स ओनली, ठीक है। तो किसी ने अगर छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के प्रोविजंस लगाए रहेंगे तो गया सर, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए नील। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एंड कंपनी एक्वायर्ड नो हाउ ऑन 10th November 2022 फॉर ₹5 lakhs। हाउ मच अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 अपना पीजीबीपी का यहाँ पे सेक्शन था। पीजीबीपी में 5 लाख रुपीस आपका कॉस्ट है। टेक्निकल नो हाउ मतलब इनटेंजिबल एसेट्स है। सो याद करो बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स में व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। इनटेंजिबल में सिर्फ गुडविल के ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बाकी सारे एसेट्स के ऊपर मिलता है। सो इनटेंजिबल इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। एंड ये 3rd अक्टूबर के बाद है, 10th नवंबर है, 3rd अक्टूबर के बाद मतलब हाफ ईयर। सो इंटू 6 डिवाइड बाई 12। सो 5 लाख into 25% into 6 divided by 12 that comes to 62,500। so option B आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राकेश सोल्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर 300 lakhs एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द बिल्डिंग वाज 120 lakhs। सो सबसे पहले कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। एफईओसी 300 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 120 lakhs। सो 300 lakhs माइनस 120 lakhs करोगे तो 180 lakhs का आपको LTCG मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे पढ़ते ही एक्वायर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब देखो क्वेश्चन में इतना सिंपल क्वेश्चन आपको सीधा इंडेक्सेशन कंप्यूट करके दिया है। हम लोग ने कितने सारे कैपिटल गेन के अंदर क्वेश्चन किए थे जहां पे अपने को CII दिया जाता था, हम लोग इंडेक्सेशन कंप्यूट करते थे, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस फॉर्मूला लगाते थे। बट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल के दिया है। सो LTCG का अमाउंट 180 lakhs है ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अभी इसने घर के सामने घर परचेस किया है, तो याद करो घर के सामने घर मतलब एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 का। 54 में अपना फॉर्मूला था ग्रॉस LTCG दैट इज 180 lakhs। सेकंड, इसने 2 घर परचेस किए, 1 बिल्डिंग 110 लाख रुपीस का पुणे एंड अनदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग जयपुर में 90 लाख रुपीस सब्सिक्वेंटली। तो आप मुझे बोला सर जनरली 54 के अंदर एक ही घर परचेस करना था, लेकिन 2 घर परचेस करने का भी ऑप्शन था। सबसे पहले कंडीशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड नॉट बी मोर देन 2 CR, तो यहाँ पे 180 lakhs ही है। सेकंड, ये ऑप्शन जो था वो वंस इन अ लाइफ टाइम था। क्या क्वेश्चन में ऐसा बताया कि पास्ट ईयर में ऑलरेडी उसने 2 घर का एग्जेम्पशन लिया है? नहीं। तो वैसे वाले केसेस में इसको दोनों घर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो 110 लाख रुपीस पुणे घर का, 90 लाख रुपीस जयपुर घर का, 110 प्लस 90 मतलब 200 lakhs। सो 180 lakhs और 200 lakhs विच इज लोअर मतलब पूरा 180 lakhs का एग्जेम्पशन मिलेगा और मेरा फाइनल कैपिटल गेन नील आएगा। सो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 54। तो इस एग्जांपल में अपने को जो एग्जेम्पशन एलिजिबल होगा 54 के अंदर कितना रुपीस का होगा? पूरा 180 लाख रुपीस का हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के हिसाब से पूरा 180 लाख रुपीस का अपने को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 5, गोविंद इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज फॉलोइंग इनकम। सैलरी इनकम 5,60,000 है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 60,000 रुपीस है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई 1,80,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ वेकेंट लैंड 8 लाख रुपीस है। टोटल इनकम पूछा हुआ है, तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में LOP का लॉस 60,000, SOPR का लॉस 1,80,000। सो 1,80,000 प्लस 60, 180 प्लस 60,000 मतलब 2,40,000 रुपीज़ का मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। नाउ याद करो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी 5,60,000 है, इसमें से मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करूंगा कितना रुपीज़ है सर? 2 लाख रुपीज़। तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा 3,60,000 प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रुपीज़ दिया क्वेश्चन में? 8 lakhs। सो 3,60,000 प्लस 8 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल आंसर आएगा आपका 11,60,000। सो आपको क्वेश्चन में सिर्फ आंसर पूछा था व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ गोविंद। सो टोटल इनकम 8 लाख प्लस 3,60,000 अगर आप ऐड करोगे तो आपको 11,60,000 रुपीज़ आएगा। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में मुझे इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आया, इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 अगर बात करो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। रवि इज एम्प्लॉयड in A Zone Limited as a marketing manager at Chennai. During the financial year 20 to 23, his basic pay and dearness allowances eligible for retirement. So बोला हुआ है DA is eligible for retirement benefits, मतलब DA in terms की बात कर रहा है, amounting to rupees 15,40,000. So आपका basic and dearness allowances जो in terms है, total amount दिया है कैलकुलेशन करके 15,40,000.
आगे ही रिसीव 3 लाख रुपीज एज हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी। एचआरए कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। सो एचआरए आपको मिला हुआ है, कितना रुपीज का एचआरए मिला है? 3 लाख रुपीज। क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। सो लेट्स अप्लाई द प्रोविजन। एचआरए रिसीव इस एग्जांपल में 3 लाख रुपीज माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 है ना। इसमें फॉर्मूला याद करो, आइदर 50% या 40% सारी का एग्जेम्पशन था ना। सिंस असेसी जो है, असेसी इसका जो अकोमोडेशन है लोकेटेड है ये चेन्नई में है, तो चेन्नई में है मतलब मेट्रो सिटीज मतलब 50% सारी एग्जेम्पशन होगा। सो 15,40,000 का इंटू 50%, 1540 इंटू 50%, दैट कम्स टू 7,70,000। सेकेंड वाला रेंट पेड किया एक्चुअल में 30,000 रुपीज पर मंथ, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स माइनस 10% ऑफ सैलरी, 15,40,000 का इंटू 10%। सो 30,000 इंटू 12 माइनस 1,54,000, दैट कम्स टू 2,06,000। एंड थर्ड वाला एक्चुअल रेंट रिसीव मतलब एक्चुअल एचआरए रिसीव 3 लाख रुपीज, विच इज लोअर के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा गाइस 2,06,000 रुपीज का। सो 2,06,000 रुपीज आपका एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई होगा। और क्वेश्चन में आपको टैक्सेबल एचआरए नहीं पूछा है, डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक, आपको एग्जेम्पशन अमाउंट पूछा है। सो 3 लाख में से 2,06,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2,06,000 रुपीज ये आपका क्या बन जाएगा? एग्जेम्पशन अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने इजीली फॉर्मूला अप्लाई किया रहेगा और उसके हिसाब से आंसर आ गया रहेगा। हम लोग ने क्लास वर्क में जब भी किया था तभी बेसिक सैलरी अलग से लेते थे, डीएनएस अलाउंसेस इन टर्म्स अलग से लेते थे। यहाँ पे तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंसेस अमाउंट कंप्लीट करके दिया था, सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था और उसके बेसिस के ऊपर आंसर निकालना था। देन क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, नवीन इज अ एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, ही वांट्स टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग परकेजेट्स इज अ टैक्स फ्री परकेजेट्स। तो अगेन इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर क्वेश्चन है। सब्सिडाइज लंच याद करो, वो 50 रुपये तक अगर अपने को लंच फैसिलिटी मिलता है, मील फैसिलिटी याद आ रहा है ऐसा, मतलब हम लोग ने क्लासरूम में पढ़ा था 50 रुपये तक अगर आपको मील फैसिलिटी दिया गया है तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। तो सब्सिडाइज लंच ये टैक्स फ्री परकेजेट था, तो ये एग्जेम्पशन में है अपने। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम की बात कर रहा है। मेडिक्लेम फैसिलिटी का एक चार्ट लिखवा था मैंने, अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता है, तो ये भी अपना एग्जेम्पशन परकेज के अंदर था। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 18,000 रुपीज। नाउ लोन फैसिलिटी में याद करो, अगर अप टू 20,000 है तो लोन कैन बी टेकन फॉर एनी पर्पसेस, वो भी एग्जेम्प्ट होता था। यहाँ पे हार्डली 18,000 है, लेस देन 20,000 है, इसके लिए ये भी एग्जेम्प्ट होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 25,000 ये टैक्सेबल होगा। मेडिकल फैसिलिटी में ऐसा कोई तुम लोग का बोला अदर रीइंबर्समेंट था, वो तुम लोग के हाथ में फुली टैक्सेबल था। आपको याद रहेगा तो मेडिकल फैसिलिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल, स्पेसिफाइड डिजीज या हॉस्पिटल नोटिफाइड बाय सीआईटी सीसीआईटी फुली एग्जेम्प्ट था। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर अदर देन कैश में पे किया रहता तो भी फुली एग्जेम्प्ट था। और अदर रीइंबर्समेंट फुली टैक्सेबल था, तो ये टैक्स फ्री नहीं है, ये टैक्सेबल है। मतलब इन शॉर्ट 1, 2, 3 परकेट्स आपके टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के हिसाब से 1, 2, 3 टैक्स फ्री परकेट्स है, जो फोर्थ वाला है वो आपका टैक्सेबल परकेट्स बनेगा। ठीक है, सो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू था, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेंकट एंड कंपनी एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। हाँ, यहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है प्रॉपर्ली। वेंकट एंड कंपनी एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी गेव 1 लाख रुपीज एज अ डोनेशन टू डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। How much amount given as donation is eligible for deduction while computing its income under the PGBP? तो अपना डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो डोनेशन अगर बात करो तो सेक्शन 35 की आपको याद आनी चाहिए। सेक्शन 35 था अपना साइंटिफिक रिसर्च। 35 AC अगर बात करो तो कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर था। 35 CCA रूरल डेवलपमेंट, 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड 35 CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे सर सेक्शन 35 की सीरीज में सर डिफेंस रिसर्च वाला कुछ नहीं था, तो सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? नील आना चाहिए। या तो फिर अगर किसी स्टूडेंट ने ये अज्यूम किया रहेगा नहीं सर ये डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये अप्रूव रूसी मतलब अप्रूव रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया जो रिसर्च पर्पज के लिए दिया जाएगा। सो 1 लाख रुपीज का अगर आंसर टिक किया रहेगा तो 1 लाख रुपीज भी आंसर आ सकता है। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली के हिसाब से ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च क्लियर कट क्वेश्चन में नहीं लिखा है। डिफरेंस ऐसा कोई रिसर्च अपना पीजीबीपी में कवर नहीं है, तो इसका आंसर नील होना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड का वेट करते हैं, इंस्टीट्यूट सजेस्टेड में क्या आंसर देता है इसमें। अगर 1 लाख दिया रहेगा मतलब इंस्टीट्यूट ये पकड़ के चल रहा है कि ये 1 लाख रुपीज आपका अप्रूव
रिसर्च इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और अगर नील है इसका मतलब वो सेक्शन 35 के सीरीज में नहीं है, इसके सिवा नील आना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रोफेशनल ओपिनियन के हिसाब से ये नील आना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के आंसर देख लेंगे। अभी के हिसाब से नील लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, स्वामी एज 83 मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, मोर देन 80 एज है। टोटल इनकम 9,80,000 है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BSc। सेक्शन 115 BSc याद है तो अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम था। इंडिविजुअल एचएफ के केसेस में वो एवरी 2,50,000 के ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स था। सो हाउ मच इनकम टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे घुमाया गया था। अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट ने 115 BSc पढ़ा ही नहीं है, सीधा अगर नॉर्मल स्लैब लगाया गया, यहाँ पे एज 83 ईयर्स से सुपर सीनियर सिटीजन में फर्क ही नहीं पड़ता सर। अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम के अंदर 2,50,000 का ही अपना स्लैब एप्लीकेबल होगा। सो 9,80,000 के अगर टैक्स की बात करो तो फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5% 12,500, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 25,000, नेक्स्ट 2,50,000 नहीं जाएगा, 2.5 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5 लाख, 7.5 लाख पहुंच चुके हैं। 9,80,000 माइनस 7,50,000 अगर बात करो दैट इज 2,30,000 आएगा। इस 2,30,000 के ऊपर 15% इंटू 15% आएगा 34,500, 34,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 72,000 एंड लास्ट में प्लस 4% HEC 74,880 ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। सो डी वाले क्वेश्चन में नॉर्मल स्लैब रेट अगर आप इग्नोर करके ये सेक्शन 115 BSc के स्लैब रेट अप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा, 2.5 लाख रुपए के हिसाब से एग्जेम्पशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा 74,880। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, अनीश इज एम्प्लॉयड इन ग्लोबल लिमिटेड which of the following allowances are eligible for exemption for the assessment year 23-24 when he has opted for section 115 BSc। और एक क्वेश्चन सेक्शन 115 BSc के ऊपर टारगेट करते हुए, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे भी अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में जनरली अपने को एग्जेम्पशन नहीं मिलते। मतलब जो सेक्शन 10-14 में हम लोग ने पढ़े थे एग्जेम्पशन, TC उधर TCOC, ये सारे एग्जेम्पशन के बेनिफिट नहीं मिलते एक्सेप्ट फ्यू अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस को आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे सर अगर मैं बात करूँ कौन से एग्जेम्पशंस का अपने को बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहले तो कंपटीशन में बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, तो हाउस रेंट अलाउंसेस का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अभी बोला नहीं है यहाँ पे सर, क्या वो एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है? अगर वो एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिमिलरली सर अदर वाले को मिलता है लेकिन वो फिजिकली हैंडीकैप है तो 3,200 का मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है कि वो फिजिकली हैंडीकैप है या ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय है, तो इसके से इवन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का नहीं मिलेगा, सिर्फ कन्वेंस अलाउंसेस इसका तुम लोग को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 115 BSc में बेटा याद करो हार्डली कुछ 4 अलाउंसेस का अपने को सेक्शन 115 BSc में एग्जेम्पशन मिलता है। एक था अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, फिर उसके बाद में कन्वेंस अलाउंसेस था और एक था डेली अलाउंसेस। सिर्फ ये 4 अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है, बाकी कोई एग्जेम्पशन तुम लोग को अलाउंसेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 दैट इज कन्वेंस अलाउंसेस, मतलब यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कार्तिक एक्वायर इलेक्ट्रिक मोटर कार ऑन 23 अप्रैल 22 फॉर ₹18 lakhs फॉर विच ही अवेल लोन। जैसे ही लोन बोला आपको चैप्टर 6A में से सेक्शन 80EB की याद आनी चाहिए। 80EB के हिसाब से अगर आपने लोन लिया है फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका अपने को डिडक्शन मिलता है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000 था। तो यहाँ पे पहले तो लोन कभी लिया है सर, 23 अप्रैल को आपने 18 लाख की गाड़ी ली जिसके लिए आपने 14 लाख रुपीज़ का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इंटरेस्ट भी कंप्लीट करके दिया है, ले बोलो इंटरेस्ट भी कंप्लीट करके दिया है, कितना रुपीज़ का इंटरेस्ट है 1,90,000। तो आपको पूछा क्या खाली एलिजिबल डिडक्शन, सो एज आई टोल्ड यू 1,50,000 के ऊपर डिडक्शन नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रा एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फर्म paid 40,000 by way of interest on loan taken from one of the friend of a partner. No tax was deducted at source for the interest payment. How much interest expenditure is liable for disallowances for non-deduction of tax at source? याद करो बेटा सेक्शन 40 स्मॉल a हम लोग ने PGP में पढ़ा था, एनी एक्सपेंसेस पेड विदाउट डिडक्टिंग TDS। इसमें अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 100% डिसअलाउड था। तो इस एग्जाम्पल में पहले तो पार्टनरशिप फर्म है,
इसका मतलब उसको टीडीएस के ऑब्लिगेशन थे। इंटरेस्ट पे किया 40,000 रुपए का, तो सेक्शन 194A के हिसाब से आपका इंटरेस्ट का अमाउंट इज ऑल्सो मोर देन 10,000। तो अगर 5,000 से ऊपर या 10,000 के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसके ऊपर टीडीएस आना चाहिए, लेकिन उसने कट नहीं किया तो इसका डिसअलाउंस पूछा हुआ है। अभी किसको पेमेंट किया है? रेसिडेंट पर्सन को। तो 40,000 का 30% अमाउंट क्या किया जाएगा? डिसअलाउड। सो इस एग्जांपल में आपका डिसअलाउड का अमाउंट होगा 12,000 रुपीज जो है वो 12,000 रुपीज अमाउंट क्या किया जाएगा? आपका डिसअलाउड किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग अमाउंट है 70% वो आपका अलाउ किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मॉनिटरी लिमिट ऑफ टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पोएम दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोविजंस। सो पोएम के ऊपर व्हाट इज द मॉनिटरी लिमिट है? तो पोएम का जेकेसी के मटेरियल के अंदर अगेन था ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो हम लोग कंपनी के केसेस में चेक करते हैं। पोएम के केसेस में आपका जो लिमिट है वो सिर्फ 50 करोड़ के ऊपर है, तो ही तुम लोग का पोएम का कंसेप्ट चेक करना था। लेस देन 50 करोड़ से तो उसमें पोएम का कंसेप्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सिंस यहाँ पे आपको सिर्फ लिमिट पूछा हुआ है, तो 50 करोड़ रुपीज का लिमिट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। 50 करोड़ के ऊपर है तो वैसे वाले केसेस में उनको पोएम का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर लेस देन 50 करोड़ से तो पोएम के कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, नरेश अ रेसिडेंट इंडिविजुअल गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन क्या पूछा पहले देख लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट एलिजिबल फॉर एटीसी? सिर्फ एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा हुआ है। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज पेरेंट्स। अभी एलआईसी में याद करो, एलआईसी के केसेस में हम लोग ने सेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रंस का अगर प्रीमियम पे किया रहेगा तो ये डिडक्शन क्वालिफाई था। अगर पेरेंट्स का प्रीमियम पे किया है तो कोई एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलता। पेरेंट्स का मेडिक्लेम में था, अगर मेडिक्लेम प्रीमियम अगर पेरेंट्स का पे करते तो एटीडी में डिडक्शन अलाउड था। एलआईसी प्रीमियम की अगर बात करो तो वहां पे से सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस के लिए था, तो पहले तो पेरेंट्स का पे किया अलाउ नहीं होगा। टैक्स सेवर डिपॉजिट इन हिज ओन नेम 30,000, खुद ही बोलता टैक्स सेवर डिपॉजिट, तो ये 30,000 क्वालिफाई होगा। फिर उसके बाद में डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 20,000, ये भी था अपना एटीसी में। 5 years टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, ये भी अपना एटीसी में था। ट्यूशन फीस फॉर हिज सन, ट्यूशन फीस क्वालिफाई था, लेकिन स्टडिंग अर्मेनिया मतलब ये आउटसाइड इंडिया में पढ़ रहा है। याद करो वहां पे फुल टाइम एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए था, एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड डोनेशन फीस। आउटसाइड इंडिया के लिए ट्यूशन फीस पे किया है, क्या ये अमाउंट क्वालिफाई होगा? नहीं सर। तो मतलब एटीसी में अमाउंट क्वालिफाई की अगर बात करो तो सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्स सेवर डिपॉजिट दैट इज 30, पब्लिक डिपॉजिट दैट इज 20 प्लस 22,000। सो 30 प्लस 20 प्लस 22 मतलब 72,000। तो 72,000 रुपीज आपका क्वालिफाई हो जाएगा एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15, हरी एज 40 years, resident individual has gross total income of rupees 11,20,000 before deduction chapter 6 से he has deposited 1,40,000 in PPF account and paid health insurance premium 30,000 for himself and wife. How much is income tax liability for the assessment year 2024 on the assumption that he has opted for, again one more question on section 115 BAC guys. तो सेक्शन 115 BAC के केसेस में याद करो अपने को चैप्टर 6 से का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। चैप्टर 6 से में सिर्फ 2 सेक्शंस के बेनिफिट मिलते हैं, दैट इज 80 JJAA एंड 80 CCD सबसेक्शन 2। बाकी कोई भी चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चैप्टर 6 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो स्टेट अवे सर 11,20,000 रुपीज आपके हाथ में क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। सो 11,20,000 रुपीज के ऊपर अगर मैं टैक्स बात करूं, सो फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5% 12,500, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 10% दैट इज 25,000, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 15% 37,500। यस, फिर इसके बाद में 10 लाख तक हो गया। 10 लाख के ऊपर 1,20,000, इसके ऊपर 20%, सो 1,20,000 के ऊपर 20% दैट इज 24,000। सो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 24,000 99,000 प्लस 4% HEC 1,02,960 दैट इज ऑप्शन बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से 1,02,960 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन 10th April 22 Gokani, a practicing company secretary, gave 10 lakh rupees as a gift to his wife Chandra, a homemaker. On 20th August 22 Chandra commenced business of beauty parlor by name.
फ्लेयर लेडी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. सो 10 अप्रैल को गोकानी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने गिफ्ट दिया गाइस. वाइफ ने वो गिफ्ट इन्वेस्ट किया और बिजनेस चालू किया. तो याद करो ये क्लबिंग के ऊपर क्वेश्चन है. क्लबिंग के केसेस में पीजीबीपी इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी, लेकिन वो गिफ्ट का अमाउंट जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए. ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए थे. सो यहाँ पे सिंस अमाउंट 10 अप्रैल को कंट्रीब्यूशन किया है, 10 अप्रैल मतलब मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो क्या 22-23 में क्लबिंग होगा? आंसर इज नो सर. सिंस कैलकुलेशन जो है बेसिकली वो तुम लोग का मतलब कंट्रीब्यूशन जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, तो क्या कुछ इनकम गोकानी के हाथ में क्लब की जाएगी? आंसर इज नो सर. सीधा नहीं लाएगा आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 17. अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA हैज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹46 lakhs. इट पेड रेंट ऑफ ₹40,000 पर मंथ फॉर 7 month डे कैश, मतलब कैश में ही पे किया है 40,000 रुपीज़ का रेंट. तो याद करो चैरिटेबल ट्रस्ट के केसेस में जो पेमेंट टू रिलेटिव्स वाला था, रीजनेबल अमाउंट अलाउड, एक्सेस अमाउंट डिसअलाउड, प्लस जो कैश का लिमिट था अपना 10,000 रुपीज़ पर डे का, इवन वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी एप्लीकेबल था. सो यहाँ पे कैश में रेंट पे किया 40,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, मतलब मंथ है लेकिन वो एक दिन में पे किया हुआ है, तो अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड होगा सर, मतलब इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. फिर 35 लाख रुपीज़ एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया अदर देन रेंट फॉर द परस्यूइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट. नाउ यहाँ पे मे बी सिली मिस्टेक हो सकती है. सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट का असेसमेंट याद आता रहेगा, तो एक क्वेश्चन इसका किया था हम लोग ने. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन गाइस, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 46 लाख है. तो सबसे पहले तो आप 15% का ब्लैंकेट एग्जेम्पशन मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से माइनस करोगे. सो 46 लाख माइनस 15%. क्योंकि ट्रस्ट के केसेस में याद करो 15% की इनकम स्टेट अवे एग्जेम्प्ट होती है, रिमेनिंग 85% उनको चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करना रहता है. तो 46 लाख माइनस 15% दैट कम्स टू 39,10,000. इतना चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए था, लेकिन असेसी ने यूज कितना किया है? हार्डली 35 लाख रुपीज यूज किया है, तो 35 लाख रुपीज का उसको डिडक्शन मिल जाएगा. सर वो 40,000 रुपीज भी तो रेंट पे किया है बेटा, लेकिन कैश में पे किया है, तो सेक्शन 48(3) के हिसाब से ये रेंट क्या किया जाएगा? डिसअलाउड किया जाएगा. सो 39,10,000 माइनस 35 लाख करोगे तो 4,10,000. सो हाउ मच टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट लाइबल फॉर टैक्स? दैट इज 4,10,000 रुपीज. ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. त्रिवेदी एम्प्लॉयड इन मैक्स लिमिटेड मेड प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ ₹1,60,000 फ्रॉम RPF on 18 March 23. How much would be amount tax deducted at source in respect of such withdrawal? So TDS के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन था. सेक्शन 192A के हिसाब से अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम PF अगर विद इन 5 years है, आफ्टर 5 years तो फुली एग्जेम्प्ट होता है. विद इन 5 years अगर बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी ऐसे कुछ विड्रॉ किया रहेगा तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन खुद बोल रहा है प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब 5 साल के अंदर विड्रॉ किया है. मेडिकल इमरजेंसी या चेंज ऑफ जॉब ऐसा कुछ बोला नहीं है, आपको क्वेश्चन में TDS पूछा हुआ है. तो 50,000 से ज्यादा अगर अमाउंट विड्रॉ कर दे तो उसके ऊपर 10% TDS था. यहाँ पे उसने 1,60,000 विड्रॉ किया है, तो 1,60,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 16,000 रुपीज का आपका TDS एप्लीकेबल हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा C. 19. Allen and Company Limited used to deduct tax at source promptly and remit the same within time. For the quarter ended December 22, what is the due date for filing of statement of tax deducted in respect of salaries and other payment made to resident in India without payment of late fees? पहले तो क्वेश्चन क्या है ये समझने की कोशिश करो. Allen and Company Limited used to deduct tax at source promptly and remit the same within the time. क्वार्टर एंडेड के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, मतलब क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो TDS रिटर्न फाइल किया जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन है. तो TDS रिटर्न याद करो, जैसे ही पूरा क्वार्टर खत्म होता है तो उसके मंथ एंड तक अपने को TDS रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एक्सेप्ट दैट लास्ट क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर में अपना जो ड्यू डेट था वो 31 मई था. बाकी सबके केसेस में अपने को इमीडिएटली क्वार्टर खत्म हुआ वहां पे आपको नेक्स्ट मंथ के एंड तक आपको TDS रिटर्न फाइल करना पड़ता है. अगर लेट फाइल किया तो 200 रुपीज पर डे का अपना पेनल्टी का मीटर चालू होता है. तो यहाँ पे अपने को पूछा कौन से क्वार्टर का है? दिसंबर. तो जैसे ही दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ 31 जनवरी तक क्या करना है? उसको रिटर्न फाइल कर देना. सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 31 जनवरी तक उसको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए. अगर 31 जनवरी के लेट किया तो उसको लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैनन ऑफ टैक्सेशन? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन अगेन ये थियरी क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल में से. कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस ये अपना कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का प्रिंसिपल था. सिमिलरली कैनन्स ऑफ इक्विटी होना चाहिए, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए. सिंप्लिसिटी ऐसा कुछ नहीं है.
कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसा कुछ हम लोग का कैनन नहीं था, तो इस एग्जांपल में डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की अगर बात करो तो कन्वीनियंस था, पब्लिक केस में कन्वीनियंस होना चाहिए पे करने के लिए, इक्विटी होना चाहिए मतलब हायर इनकम वालों को हायर टैक्स, लोअर वालों को लोअर टैक्स, सर्टेनिटी भी होना चाहिए, लेकिन कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंप्लिसिटी ये कैनन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 गाइस, URG and company engaged in the construction and sale of the residential apartment. It sold 4 identical flats in December 22 for 110 lakhs. And the guidance value of the apartment as per the stamp valuation authority, मतलब ये stamp duty value की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो agreement price, देखो agreement price stamp duty value 3 जगह पे अपने concept link up थे। एक था सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 गिफ्ट के केसेस में, एक सेक्शन 50C दैट इज रिबेट कैपिटल गेन में, और एक सेक्शन 43CA PGBP के अंदर। तीनों में भी प्रोविजन सेम थे, अगर एग्रीमेंट प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस अमाउंट अप टू 10% ऑफ एग्रीमेंट प्राइस है तो वो डिफरेंस इग्नोर किया जाएगा, मोर देन 10% रहेगा तो विच इज हायर किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीमेंट प्राइस 110 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख है, सो व्हाट इज द गिफ्ट कंपोनेंट गाइस 10 लाख। क्या ये एग्रीमेंट प्राइस से 10% ज़्यादा है? नहीं सर, 11 लैक्स, ये 10 लाख रुपए ये हार्डली, तो 10% टॉलरेंस बैंड के अंदर आ रहा है। सो हाउ मच वुड बी एडेड टू द इनकम अंडर सेक्शन 40C है, कुछ इनकम में ऐड करने की जरूरत है? नहीं सर, अगर ये तुम लोग का डिफरेंस अमाउंट ज़्यादा होता तो वो टैक्सेबल होता, यहाँ पे विद इन लिमिट है तो कोई भी इनकम ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज टोटल इनकम कंप्यूटेड ऑफ ₹3 लाख। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम 3 लाख रुपीस फॉर द प्रीवियस ईयर दिया है। ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAD, अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का अल्टरनेट टैक्स रिजन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अल्टरनेट टैक्स रिजन में याद करो रेट ऑफ टैक्स जो था वो अपना 10,000 तक 10%, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर 20% ऐसा नहीं था। सेक्शन 115 BAD के हिसाब से फ्लैट रेट था 22% था, प्लस सरचार्ज 10% था, और प्लस HEC 4% था। कंपनी नहीं है, 115 BAD है। सो 115 BAD में अगर बात करो कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो रेट ऑफ टैक्स 115 BAD का 22% प्लस सरचार्ज कंपलसरी, वहाँ पे इनकम चेक नहीं कर रहे हैं। जनरली हम लोग सरचार्ज लगाने के लिए इनकम चेक करते हैं, लेकिन सेक्शन 115 BAD के अंदर इनकम चेक नहीं कर दी, फ्लैट 10% था और प्लस 4% HEC। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ के ऊपर पहले तो 22% के हिसाब से टैक्स, तो 3 लाख के ऊपर 22% दैट कम्स टू 66,000 प्लस सरचार्ज 10%, इसके ऊपर 10% ऐड करोगे तो 72,600 एंड प्लस HEC 4% ऐड करोगे तो 75,504 से 75,504 मतलब 75,500 आंसर आएगा। सो आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आएगा 75,500। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, मोरे प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स, हिज टर्नओवर ऑलवेज एक्सीड्स देन 10 crores. He has not maintained books of accounts for the financial year 2023. During the survey under section 133A of the Income Tax Act 1961, it was found that it was not maintained the books of accounts. How much would be the penalty leviable for the failure to maintain books of accounts? तो याद करो PGBP में एक सेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन 44AA रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते, अगर नहीं किया तो 25,000 रुपये तक का पेनल्टी था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पेनल्टी का अमाउंट पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 25 रुपीज़ का पेनल्टी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, स्क्रूटिनी असेसमेंट मतलब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटिनी असेसमेंट की बात कर रहा है। एम कंपनी लिमिटेड वॉज कंप्लीटेड ऑन 18 October 22 एंड द असेसी प्रीफर अपील बिफोर सेटा, सेटा के पास अपील में जाना है। द कमिश्नर वांट्स टू इन्वोक सेक्शन 264, मतलब ये रिवीजन की बात कर रहा है। 263 के अंदर रिवीजन था, 264 के अंदर भी रिवीजन था। 263 का जो रिवीजन था याद करो वो गवर्नमेंट के फेवर में था, 264 में जो रिवीजन था वो एसएससी के फेवर में था। सो कमिश्नर वांट्स टू इन्वोक सेक्शन 264 ऑन सुओ मोटो बेसिस। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट? अभी याद करो इसमें मैंने डिफरेंसेस लिखवाया था आपको क्लास के अंदर। 263 के अंदर टाइम लिमिट था 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज वॉज पास, वहां पे गवर्नमेंट के फेवर में था, इसके लिए मैंने बोला भी था कि वहां पे 2 years का टाइम लिमिट है। 264 जो है वो एसएससी के फेवर में है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट कितना था? हार्डली 1 year था। 1 year भी कहाँ से? फ्रॉम द डेट जैसे ही ऑर्डर पास किया वहां से 1 year के अंदर क्या हो जाना चाहिए तुम लोग का? रिवीजन हो जाना चाहिए। सो 18 October से 1 year अगर बात करो तो 17 October तक। सो ऑन और बिफोर 17 October 2023 सीआईडी को क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मिनी लिमिटेड फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 139(1). The return was found to be defective, मतलब सेक्शन 139(9) की बात कर रहा है, by processing unit.
अ नोटिस वाज गिवन फॉर रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट ऑन 1 जून 23, व्हाट इज द टाइम लिमिट? ले टाइम लिमिट 139 के अंदर व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन और डिफेक्ट रिटर्न? हार्डली 15 डेज। जैसे ही तुम लोग को नोटिस सर्व किया वहां से 15 डेज में आपको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना था, तो कट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सच डिफेक्ट। या फिर वहां पे था एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, लेकिन एक्सटेंडेड टाइम लिमिट कुछ नहीं बोला तो 15 डेज ही रहेगा, नहीं किया तो आपका रिटर्न जो वो इनवैलिड माना जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट, चोला एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इज लायबल फॉर डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(3)। 48(3) मतलब वो कैश के लिमिट की बात कर रहा है, 10,000 के ऊपर अगर आपने कैश या बेरर चेक में पेमेंट किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबल फॉर डिसअलाउंस है? डेबिट कार्ड पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट है, ये तुम लोग का लाइबल नहीं होगा। एनईएफटी पेमेंट अगेन ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट है, बेरर चेक पेमेंट ये डिसअलाउंस के लाइबल होगा, नेट बैंकिंग अगेन ऑनलाइन पेमेंट है, ये भी लाइबल नहीं होगा। सो सिर्फ 4 मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो तुम लोग का क्या हो जाएगा? डिसअलाउंस हो जाएगा, जो बेरर चेक से पेमेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राज सोल्ड वेकेंट लैंड फॉर ₹8 lakhs टू मुकेश ऑन 5 December 22। द गाइडलाइंस वैल्यू ऑफ द लैंड वॉज 9,60,000। गाइडलाइन वैल्यू मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात कर रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9,60,000 है। राज एंड मुकेश आर नॉट रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव्स होते तो वो दोनों के हाथ में एग्जिम किया जाता। व्हाट इज द टैक्स इंप्लीकेशन ऑन द ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ राज एंड मुकेश अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? अब याद करो, ये अभिषेक ऐश्वर्या के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं तुम लोग समझाया था। राज ने फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश को लैंड गिफ्ट में दिया है, जिसका एग्रीमेंट प्राइस 8 lakhs है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9,60,000 है। तो मुकेश के हाथ में गिफ्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, राज के हाथ में कैपिटल गेन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। गिफ्ट के हिसाब से पहले तो क्या डिफरेंस वैल्यू 1,60,000, इज इट मोर देन 50,000? यस सर, मोर देन 50,000 है। क्या ये मोर देन 10% ऑफ एग्रीमेंट प्राइस है? 8 लाख का 10% मतलब 80,000, तो 1,60,000 मोर देन 10% ऑफ एग्रीमेंट प्राइस भी है। तो मुकेश के हाथ में पूरा 1,60,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल किया जाएगा एज अ गिफ्ट, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से। राज की अगर बात करो तो राज के केसेस में भी सेक्शन 50C FEOC कंप्लीट करते वक्त, सिंस एग्रीमेंट प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 10% ऑफ एग्रीमेंट प्राइस है, तो विचर्ड इज हायर, आपका क्या बन जाएगा? FEOC। तो यहाँ पे FEOC आएगा 9,60,000। सो लेट्स सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। 9,60,000 will be taken as deemed sale consideration in the hands of Raj and 1,60,000 taxable in the hands of income tax in the hands of Mukesh। ले करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही मिल गया अपने को। 9,60,000 जो है वो डीम सेल कंसिडरेशन होगा, मतलब FEOC होगा इन दी हैंड्स ऑफ राज, एंड 1,60,000 जो है वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ मुकेश अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, दिव्या अर्न डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन UK 5 लाख रुपीज। तो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, किधर से भी मिलने दो, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल डिविडेंड्स आर टैक्सेबल। शी ऑल्सो अर्न एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन कर्नाटका, सो इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये क्या किया जाएगा? एग्जिम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 80,000 रुपीज है, ये टैक्सेबल किया जाएगा। हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इज R but NOR। सो R but NOR मतलब कौन से इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है। सो पहले तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंपनी इन UK, तो ये डिविडेंड रिसीव कहाँ पे हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्या अज्यूम करेंगे सर, कहाँ पे रिसीव हुआ रहेगा? पहले UK में रिसीव हुआ रहेगा, देन सब्सिक्वेंटली इंडिया में रेमिट किया रहेगा, बिकॉज रिसीव इन इंडिया मतलब फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया होना चाहिए। शी इज अ UK के अंदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो पहले अज्यूम करें वहां पे डिविडेंड रिसीव हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये इंडिया का 80,000 रुपीज, तो ये इसके हाथ में क्या किया जाएगा? टैक्सेबल। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 80,000। या ऑन द अदर हैंड वेट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट अगर यहाँ पे ये अजम्पशन लेता है कि वो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हुआ है, तो 5 लाख रुपीज भी टैक्सेबल हो सकता है, मतलब 5,80,000 रुपीज भी यहाँ पे आंसर आने की गुंजाइश है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 80,000 हो सकता है, या तो फिर 5,80,000 भी हो सकता है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं बोला तो मतलब पहले UK में रिसीव हुआ रहेगा, देन सब्सिक्वेंटली इंडिया में रेमिट हुआ रहेगा, तो इसके लिए करेक्ट आंसर 80,000 रुपीज आना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, असेसमेंट ऑफ विनायक लिमिटेड वॉज मेड ऑन 25 September 22 अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब स्क्रूटिनी असेसमेंट में वो नोटिस इशू की बात कर रहा है। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 द असेसी गॉट द असेसमेंट ऑर्डर ऑन द सेम डेट। द असेसी वांट टू प्रीफर अपील बिफोर कमिश्नर ऑफ अपील्स। तो सीटा को अपील करने के लिए टाइम लिमिट कितना था? ऊपर ही बताया था 30 डेज था। 30 डेज कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। सो आपको ऑर्डर रिसीव कभी हो रहा है? सेम डेट, मतलब 25 सितंबर को आपको ऑर्डर मिल गया,
तो वहां से नेक्स्ट 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 35 के अंदर अपने को अपील फाइल करना पड़ेगा सीटा को। सो 25 सितंबर से 30 डेज मतलब 25 अक्टूबर। सो ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 22 तक क्या करना चाहिए, आपको अपील फाइल कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, KSR & Company, a practicing company secretary firm at Pune, render professional services to Bond Limited and raise bill 2,36,000 mentioning GST at rate of 18%. Separately in the bill raise, how much tax deductible at source in respect of such payment? So पहले तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को पेमेंट कर रहे हो, मतलब सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो अब प्रोफेशनल फीस के केसेस में अगर आपका पेमेंट मोर देन 30,000 है तो उसके ऊपर 10% का TDS कट किया जाएगा। लेकिन ऑल दिस TDS कंसेप्ट के अंदर GST अमाउंट के ऊपर कोई भी TDS कट नहीं होता, GST अमाउंट एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो 2,36,000 ये आपका इनवॉइस प्राइस है, इसमें GST इंक्लूड है तो GST एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो 2,36,000 अगर ये 118% है तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 236 इंटू 100 डिवाइड बाई 118 दैट कम्स टू 2 लाख। इस 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से मतलब 20,000 का TDS कट किया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपीज़ का TDS कट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज अ होल्डिंग पीरियड इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ क्लासीफाइंग सेम एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में 3 क्राइटेरिया थे। जनरल क्राइटेरिया 36 मंथ्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज के केसेस में 12 मंथ्स का था, और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो गया बेसिकली, या तो फिर लैंड बिल्डिंग हो गया, वहाँ पे 24 मंथ्स का क्राइटेरिया था। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का पूछा हुआ है तो 24 मंथ्स आ सकता है। या तो फिर अभी मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन लूँ, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेम क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, तो मोर देन 24 मंथ्स होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, एग्जैक्टली 24 मंथ्स है तो भी वो शॉर्ट टर्म में जाता। तो यहाँ पे मोर देन 24 मंथ्स नहीं लिखा, सिर्फ 24 मंथ्स लिखा है। तो आंसर में भी नन ऑफ दी अबव भी हो सकता है। अगर इंस्टीट्यूट इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन ले कि सर 24 मंथ्स एग्जैक्टली है तो वो शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेमिंग मिस्टेक है थोड़े बहुत। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर अगर बात करें तो वो 24 मंथ से ज्यादा रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एग्जैक्टली 24 मंथ्स है तो वो भी वो शॉर्ट टर्म में जाएगा। पर ठीक है, 24 मंथ्स है तो यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अज्यूम कर रहा हूँ मैं बेसिकली बाय अज्यूमिंग दैट ये 24 मंथ से ज्यादा ही होगा करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 गाइस, बंसल एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी as a general manager with a salary income 18,60,000. He paid 1 lakh rupees to University of College for doing research in social science, which is approved by the prescribed authority for the purpose of section 35. His son was admitted in the same college for pursuing degree courses. How much donation given by Bansal is eligible for deduction while computing his total income? सबसे पहले सर, अगर मैं बिजनेस एम्प्लॉय हूँ और अगर मैंने डोनेशन दिया रहेगा तो वैसे वाले केसेस में उस डोनेशन का मैं सेक्शन 35 के अंदर ही वाइल कंप्यूटिंग PGBP इनकम डिडक्शन ले लूंगा। लेकिन क्या ये बिजनेस एम्प्लॉय है? नहीं सर, ये सैलरी वाला इनकम वाला एम्प्लॉय है। तो सैलरी वाले केसेस में जो भी आपने डोनेशन दिया है वो डोनेशन का आपको 80 GGA के अंदर डिडक्शन मिलता है। देयर इज वन सेक्शन 80 GGA जहाँ पे आप डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस या तो फिर सोशल डेवलपमेंट के लिए अगर आप डोनेशन देते हो तो उसका आपको 100% डिडक्शन मिलता है। तो आपको वही पूछा है, डिडक्शन गिवन बाय बंसल इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम 80 GGA के अंदर 100% डिडक्शन मिलेगा। सो कट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 1 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 80 GGA ऑफ द इनकम टैक्स एट 1961। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शंकर लेट आउट द प्रॉपर्टी ऑन रेंट अप टू 30th June 2019 and thereafter sold the property. The tenant has not paid rent for 12 months, मतलब unrealized rent की बात हो रही है। Prior to 30th June 2019, in January 23, based on the court decree, that is order, Shankar received 3,40,000 from the tenant by way of rent. So unrealized rent का subsequent recovery हो रहा है। तो याद करो सेक्शन 25A के हिसाब से अगर कोई unrealized rent subsequently recover होता है तो वो अमाउंट आपके हाथ में क्या किया जाएगा? टैक्सेबल। कितना रुपीस टैक्सेबल होगा सर? 30% डिडक्शन देने के बाद मतलब ओनली 70% टैक्सेबल होगा। सो ही डज नॉट एनी ओन अदर हाउस प्रॉपर्टी, फर्क नहीं पड़ता आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। जिस साल में आपने डिडक्शन लिया था उस साल में ओनरशिप था, तो फ्यूचर में जब भी रिकवरी हो रहा है तो वो रिकवरी अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होकर रहेगा। सो 3,40,000 का 70% दैट कम्स टू 2,38,000 ये एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर ये 70,000 का एडवोकेट फीस या एक्सपेंसेस, अरे बेटा याद करो हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग को कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए थे वो क्या करने, इग्नोर, सीधा 70% अमाउंट क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, ABC प्राइवेट लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 15 November 22
declaring the total income 2,10,000. What is the time limit for issue of notice scrutiny assessment under section 143 subsection 2? तो याद करो 143 subsection 2 का इशू करने का नोटिस का टाइम लिमिट था 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल. तो सर असेसमेंट ईयर 20 to 23 का रिटर्न फाइल किया है 15 November 22, तो ये एंड होगा 31 March 2023 को. यहाँ से 3 months अगर बात करो तो 3 months आएगा 30 June 23 तक. तो 30 June 23 तक ये लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस इशू कर सकते हैं, मतलब वैसे को रिसीव होना चाहिए. और ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट इफ यू रिमेंबर बेसिकली वो अपना टाइम लिमिट था 9 months, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो 3 महीने में नोटिस होना चाहिए और 9 months के अंदर असेसमेंट का ऑर्डर पास हो जाना चाहिए था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. प्रीति एम्प्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर बैंक park her saving in listed equity shares of the Indian companies besides borrowing for the purpose of investment in those shares. For the year ended 31st March 23, she has received dividend of rupees 4 lakh and interest payable on borrowings for the same period 1,70,000. Again straightforward question है, dividend receive पहले तो income from other sources में dividend receive taxable होगा 4 लाख रुपए का. डिविडेंड के सामने याद करो कोई भी एक्सपेंसेस अपने को डिडक्शन के फॉर्म पे अलाउ नहीं होते एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन. तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको डिडक्शन मिलेगा और कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है पेएबल 1,70,000 इसमें, लेकिन मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम अमाउंट अलाउड होता है, उससे ज्यादा नहीं. सो 4 लाख का 20% मतलब 80,000, तो 80,000 रुपीज का ही आपको डिडक्शन मिलेगा. रिमेनिंग 3,20,000 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. भले आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया 1,70,000 लेकिन वो 20% ज्यादा है. सो 3,20,000 रुपीज ये आपके हाथ में डिविडेंड इनकम क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. चेतन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कमेंस अ न्यू यूनिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. द अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन वाज कंप्यूटेड रुपीज 7 lakhs. सो याद करो सेक्शन 35D वाला सीरीज, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35DD अमालगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस एंड 35DDA VRS कॉम्पोजिशन. ये सबका अपने को डिडक्शन कितने इंस्टॉलमेंट मिलता है, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलता है. सो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट डिडक्शन इज अलाउड, 5 years. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. 36. देन क्वेश्चन नंबर 37. मार्वेल प्राइवेट लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑन द असेसमेंट ईयर 20 to 23 ऑन 20th December 22 डिक्लेयरिंग द टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,70,000. हाउ मच इट शुड बी पे फीस फॉर द डिले इन फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 234F. सो फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न 234F के अंदर याद करना, अगर जनरल फीस था अपना 5,000 रुपीज, लेकिन अगर आपका टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख तो वहां पे आपका पेनल्टी का अमाउंट ओनली रुपीज 1,000 था. तो यहाँ पे टोटल इनकम जो था वो 4,70,000 था विच इज लेस देन 5 लाख है, तो पेनल्टी का अमाउंट विल बी ओनली 1,000 रुपीज. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 37 का. देन तो एज यू कैन सी डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन थे, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्टली आपको एडजस्टमेंट ये करने थे. अगर एडजस्टमेंट या तो फिर बोलते हैं प्रोविजंस ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़े रहेंगे अपने क्लासेस में तो क्वेश्चन अटेंड करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ये. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. मेनन इज एंगेज इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर इन केरला. सो ये टी कॉफी रबर वाला एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है. इज ग्रॉस इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी 8,40,000. हाउ मच इज इनकम टू बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स. सो टी कॉफी रबर में टी में 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है, कॉफी के केसेस में ग्राउंड एंड क्योर्ड रहेगा तो 75% था, अदरवाइज 60% था. फिर रबर के केसेस में 65% एग्रीकल्चर इनकम, रिमेनिंग 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम था. सो हाउ मच इनकम बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, मतलब वो टैक्सेबल इनकम के बारे में बात कर रहा है. तो 65% तो एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 35%. सो 8,40,000 का 35% दैट इज 2,94,000. सो 2,94,000 रुपीज ये आपका क्या बन जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 39. सिद्धार्थ एज 50 years पेड 20,000 रुपीज थ्रू क्रेडिट कार्ड टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ. ही इनकर्ड 70,000 रुपीज टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर हिज मदर. मेरे ख्याल से यस 80D के ऊपर ही क्वेश्चन है. तो आप मुझे बता सर मेडिक्लेम प्रीमियम पहले खुद का पे किया है, एज 50 years है मतलब नॉर्मल पर्सन है, मैक्स 25,000 है, 20,000 ही पे किया, क्रेडिट कार्ड से पे किया, वेरी गुड, अदर देन कैश होना चाहिए था तो ये 20,000 रुपीज क्वालिफाई होगा. फिर 70,000 रुपीज टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज मदर विच इज नॉट कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो याद करो 80D के केसेस में अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का आप कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करते हो जिनके नाम पे मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो उसका भी डिडक्शन क्वालिफाई होता है, बट मैक्स 50,000. तो यहाँ पे 70,000 नहीं, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा.
पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, इसके वजह से ये 50,000 रुपीज का एडिशन मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में he paid 23,000 towards the health insurance premium of father by account paid check. Both parents are senior citizen है and depend on सिद्धार्थ। डिपेंडेंट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीनियर सिटीजन है तो 50 का लिमिट रहेगा, ऑलरेडी 50 का लिमिट आपका भर चुका है। सो 50,000 और खुद का 20,000, एग्रीगेट 70,000 रुपीज का आपको 80D के अंदर एडिशन मिल जाएगा। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रंस का 25,000 था, यहाँ पे उसने पे किया था हार्डली 20,000, तो वो पूरा मिलेगा। पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 50 का रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 50 करेगा, इसने 70 और 23 पे किया है, 90,000 पे किया है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 रुपीज का एडिशन मिलेगा। तो 20 + 50 मतलब 70,000 रुपीज का आपको एडिशन मिलकर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पंकज रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, आई एम डॉक्टर LCS वाला केस आ रहा है। मैरिज के टाइम पे उसको कैश गिफ्ट मिला 1,05,000 रुपीज ईच फ्रॉम हिज मैटरनल एंड पैटर्नल अंकल। फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव्स है नॉन रिलेटिव्स है, शादी के टाइम पे जितना भी गिफ्ट मिलता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। Second, 1,80,000 by way of gift from office colleagues. None of them are relatives. Again, first लिखा है on the occasion of marriage. I'm assuming that second वाला भी गिफ्ट आपको मैरिज के टाइम पे मिला है। तो कलीग्स के पास से जो गिफ्ट मिला है इस 1,80,000 का मैरिज के टाइम पे ही है, तो किसके पास से भी मिलने दो, रिलेटिव्स के पास से मिले दो, नॉन रिलेटिव्स के पास से मिले दो, मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट मिला वो फुली एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट, ही ऑल्सो रिसीव, इसका मतलब बेसिकली अलग पॉइंट है, मैरिज वाला खत्म था, वो 2 ही गिफ्ट था 1 and 2 वाला। ही ऑल्सो रिसीव वेकेंट साइट गाइडलाइन वैल्यू मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70,000 रुपीज है फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन हिज बर्थडे। तो ग्रैंडफादर अपने रिलेटिव्स में आते हैं। गिफ्ट का चार्ट याद करो, जहां पे मैंने रिलेटिव्स भी तुम लोग को लिखा था, सेल्फ के केसेस में स्पाउस था, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, सेल्फ के ब्रदर सिस्टर, दोनों के पेरेंट्स से, फिर दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास से जो भी गिफ्ट मिला वो रिलेटिव्स के पास से मिला, इसके से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सो गिफ्ट नंबर 1 and 2 एग्जेम्प्ट एज इट इज रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। नेक्स्ट वाला भी गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा एज इट इज रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, तो कोई भी गिफ्ट वैल्यू टैक्सेबल नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए आएगा, नील आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 41, रेनबो प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 मार्च 2020 को। ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAB। सो 115BAB के केसेस में आपका जो रेट ऑफ टैक्स है बेसिकली अलग से कंप्यूट किया जाता है। हिज टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 वॉज 12 करोड़। व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल? ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में थे, अलग से आपको नॉर्मल शीट दिया था मैंने सेपरेटली। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करती है 19-20 के बीच में, तो वहाँ पे कंसेशन रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन सरचार्ज का रेट वहाँ पे एक्चुअली नहीं, मैक्सिमम 10% सरचार्ज था। तो यहाँ पे कट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 10% था। बाकी नॉर्मल केसेस में 10 करोड़ के ऊपर है तो वहाँ पे हम लोग 12% का सरचार्ज लगा रहे हैं। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम 10% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, XN company a partnership firm who has adjusted total income 28 lakhs. Adjusted total income 28 लाख रुपीस दिया है एज पर सेक्शन 115 JC, मतलब AMT की बात कर रहा है। सो AMT के अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम 28 लाख रुपीस है। हाउ मच इज द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JC? तो 115 JC का रेट याद आता रहेगा, तो सीधा 18.5% टैक्स है। तो 28 लाख रुपीस के ऊपर 18.5%, 5,18,000 प्लस 4% HEC, 5,38,720। तो कट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 5,38,720 का टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, यादव एंड कंपनी इज एंगेज इन होलसेल ट्रेड। 98% ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस आर थ्रू नेट बैंकिंग। 98% रिसिप्ट जो है वो तुम लोग का नेट बैंकिंग से आ रहा है। दस इज यू वांट टू नो द टर्नओवर लिमिट अप टू विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। सो जनरल लिमिट अपना 44 AB की अगर बात करें तो वो 1 CR का था, बट सिंस यहाँ पे 90% ऑफ रिसिप्ट नेट बैंकिंग से आ रहा है, मतलब हार्डली 2% रिसिप्ट इन पेमेंट कैश में। और याद करो कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट के अंदर अगर अप टू 5% है तो वहां पे अपना ऑडिट का लिमिट 1 करोड़ नहीं, वहां पे 10 करोड़ होता है। तो यहाँ पे अपना ऑडिट का जो लिमिट रहेगा वो 10 करोड़ रुपीस बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, CVR कंपनी हैज अ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ऑफ रुपीज 12,40,000। हाउ मेनी असेसमेंट ईयर फॉर सच लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस इज एलिजिबल टू बी कैरी फॉरवर्ड? लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब मुझे बता, 2 लॉसेस ऐसे थे जो गंदे लॉसेस थे, जो नॉर्मली गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड सिर्फ मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए अलाउ कर देती। एक था OMR वाला लॉस और दूसरा स्पेकुलेशन वाला लॉस। तो स्पेकुलेशन एंड OMR लॉस मैक्सिमम 4 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, Lakshmi received 30,000 rupees per month by way of family pension consequent to demise of her husband who died in April 2019. She has opted for section 115 BAC
दैट इज अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। तो सेक्शन 115 BSE के केसेस में फैमिली पेंशन का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट नहीं मिलता। सो हाउ मच फैमिली पेंशन इज इंक्लूडेड, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 15,000 विच इज लोअर का कोई बेनिफिट सेक्शन 115 BSE के अंदर नहीं मिलता। सो 30,000 रुपीज मंथली पेंशन मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 3,60,000 स्टेट अवे क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। 46 दवे एंड कंपनी मेड टर्नओवर ऑफ रुपीज 160 lakhs during the financial year. It received 90 lakh rupees RTGS and net banking. The balance sale proceeds was realized in cash. The way company wants to admit a income section 44AD as expected. एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो 44AD के ऊपर आते ही है हमेशा। So 160 lakhs में से 90 lakh रुपीस आपने चेक में कलेक्ट किया एंड बैलेंस अमाउंट 160 माइनस 90 बैलेंस अमाउंट दैट इज 70 लाख रुपीस आपने कैश में कलेक्ट किया। तो याद करो 44AD में जो चेक में से कलेक्ट किया रहेगा उसका डीम इनकम 6% था और कैश में जो कलेक्ट किया उसका डीम इनकम 8% था। सो 90 lakhs इंटू 6% दैट इज 5,40,000, 70 lakhs इंटू 8% दैट इज 5,60,000। सो 5,40,000 प्लस 5,60,000 अगर बात करो तो 11 लाख रुपीस, ऑप्शन सी 11 लाख रुपीस आपका डीम इनकम आएगा एज पर सेक्शन 44AD। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 Raghu retired on 31st October 2022 after entering services of 32 years in a listed company. He received 23 lakh rupees as a gratuity at the time of retirement and covered by payment of gratuity at POGA. What is the monetary limit for availing the exemption in respect of gratuity? मतलब यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट अवेलिंग फॉर द एग्जेम्पशन। सो ग्रेचुइटी में पोगा हो नॉन पोगा हो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम 20 lakhs। तो ऑप्शन बी आएगा 20 लाख रुपीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन। क्रो लिमिटेड इज एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड थिंग्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA अपना ये SEZ का था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका बिजनेस सेटअप है तो फर्स्ट 5 years में जितना भी प्रॉफिट करोगे उसका 100%, नेक्स्ट 5 years में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% एंड लास्ट 5 years में जो प्रॉफिट होगा उसका 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट या अमाउंट ट्रांसफर टू सेजरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, दोनों में से विच इज लोअर अमाउंट क्वालिफाई था। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 22-23 इज 7th year है, 7th year ऑफ ऑपरेशन। ये हिंट है 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा। आगे एक्सपोर्टेड 20 करोड़ रुपीस, डोमेस्टिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस, मतलब टोटल टर्नओवर होगा 25 करोड़ रुपया। प्रॉफिट ऑफ द SEZ यूनिट 4 करोड़ है। सो हाउ मच अमाउंट एलिजिबल फॉर सेक्शन 10AA? इसके भी अगेन एडवांस क्वेश्चन भी किए थे हम लोग ने, AMT के साथ लिंकअप करके क्वेश्चन किए थे। आप मुझे बोले टोटल प्रॉफिट ऑफ द SEZ यूनिट 4 करोड़ है और टोटल टर्नओवर का अमाउंट 20 + 5 मतलब 25 करोड़ है। इसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर बात करो तो 20 करोड़ का आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का प्रॉफिट कितना आएगा? 20 × 4 डिवाइड बाय 25 दैट कम्स टू 3.2। 3.2 करोड़ का 50% मतलब 1.6 करोड़ का क्या मिलेगा आपको? एग्जेम्पशन मिलेगा। सो हाउ मच अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन ही पूछा है, 1.6 करोड़ रुपीस का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स? GST कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? P&L अकाउंट साइड पे। दिस इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। रॉयल्टी रिसीव फॉर यूज ऑफ नो हाउ, रॉयल्टी अगेन इनकम है, इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, अगेन इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट। प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये प्री मैच्योर अगर आपने कोई एजेंसी टर्मिनेट किया रहेगा उससे अगर कोई तुम लोग को ये मिल रहा है पेनल्टी अमाउंट मिल रहा है, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। हर बार थोड़ी ना टर्मिनेशन होगा। सो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट that is nothing but question number 50. Which of the following criteria would make a foreign company to have its active business outside India? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए फॉरेन कंपनी को कौन से क्राइटेरिया थे? तो पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। ऑब्वियसली आपका एक्टिव इनकम मोर देन होना चाहिए। पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50%। लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज आर रेसिडेंट इन इंडिया। लेस देन 50% ऑफ पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द एम्प्लॉय सिचुएटेड इन इंडिया। ये सारे टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे बेसिकली, मतलब सारे क्राइटेरिया जो थे जनरली हम लोग फॉरेन कंपनी को एक्टिव बिजनेस हम लोग आउटसाइड इंडिया मानने के। तो यहाँ पे आपका कट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बट ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जनरली ऑल ऑफ द अबव, ये तुम लोग ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। सो दैट वाज योर CS एग्जीक्यूटिव गाइस जून 23 एग्जाम। डीमोटिवेट मत होना, ये सिर्फ बोलता ना एक असेसमेंट करने के लिए, एक आइडिया आने के लिए, एक रफ आइडिया आने के लिए कि एग्जैक्टली मतलब
कौन से क्वेश्चंस अपने क्लासेस में हुए थे, जनरली हम लोग ने प्रैक्टिस किए थे, एक आपको फेयर आइडिया आने के लिए मैंने ये डिस्कशन किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे अपना रिवीजन होगा सर के। टिल दैट टाइम टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय बाय।